अभी तक हमने क्या किया है इस चैप्टर में, मेन क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और कल एक टॉपिक शुरू किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या है, तो डाल्टन्स ने कुछ पॉइंट्स दिए थे अपने एटम्स के बारे में। पहला पॉइंट्स क्या था कि मैटर बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। दूसरा पॉइंट था कि सेम एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं, सेम। डिफरेंट एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं, डिफरेंट। किस सेंस में सेम और किस सेंस में डिफरेंट, शेप में, साइज में, मास में, वॉल्यूम में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उसमें जो एटम कंबाइन होते हैं वो एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं एक दूसरे से। जैसे H2 का एग्जांपल दिया था, 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। एक एटम एक जगह से हटेगा दूसरी जगह पे जाएगा, लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान का लॉस नहीं करेगा। जो एटम हाइड्रोजन एटम रिएक्शन से पहले होगा वही रिएक्शन के बाद होगा, चाहे वो कहीं पे जाके जुड़ जाए। ठीक है। ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सारे पॉइंट सही नहीं है, पहला पॉइंट ही गलत है। डाल्टन्स कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, उससे भी स्मॉलेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। डाल्टन्स ने कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आइसोटोप के बारे में सुना है, आइसोटोप? देखो एलिमेंट तो सेम है, लेकिन क्या इनका मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सेम थोड़ी होते हैं, है ना। 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को बोलते हैं ड्यूट्रियम, एक को बोलते हैं ट्राइटियम। तीनों का मास अलग आएगा, जबकि एलिमेंट तीनों सेम है हाइड्रोजन। मतलब डाल्टन की ये भी बात गलत है। ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स डाल्टन ने बोले, फिर इसके बाद हमने वो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से डाल्टन की ये वाला पॉइंट गलत हुआ था कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। तो भैया एटम नहीं होता, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं। कल इनकी डिस्कवरी हमने स्टार्ट की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जे जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट कराया था उससे पहले एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स। उन्होंने इस बात का प्रूफ दिया था कि कोई भी जो गैस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशन में। जैसे हम रूम में बैठे हैं, एयर है, यहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी क्योंकि यहां कंडीशन नॉर्मल है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन अगर कुछ स्पेशल कंडीशन क्रिएट कर दी जाए, तो दो कंडीशन स्पेशल थी कल के एक्सपेरिमेंट में, बताओ क्या क्या थी। एक तो प्रेशर लो कर दिया जाए और वोल्टेज बहुत हाई कर दिया जाए, 10,000 से 20,000 के बीच में। उस जब ये कंडीशन क्रिएट होगी तो गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। कंडक्ट कैसे करेगी, गैस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में हेल्प करेगी। ठीक है। फिर हर एक गैस का अपना अपना कलर होगा, स्टार्टिंग में गैस का कलर दिखाई देगा, फिर 10⁻⁻⁴ एटीएम तक प्रेशर करने पर वो कलर गायब हो जाएगा। फिर एनोड के पीछे कोटिंग कर देंगे जिंक सल्फाइड की। जब एनोड रेस वहां से जाकर टकराएंगी तब हमें पता चलेगा कि एनोड रेस यहां पर पहुंच गई है। उसको फ्लोरेसेंट कोटिंग बोलते हैं, है ना। अभी मैं लिखाऊंगा, ये कोटिंग वाला पॉइंट रह रहा है। यहां तक पढ़ा था। और भी कुछ पढ़ा था कि पेडल व्हील या ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, एक पॉइंट ये पढ़ा था कि कैथोड स्ट्रेट ट्रेवल करती है। भाई कैसे पता चला स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ऑब्जेक्ट रख दो, शेडो बनेगी, इससे प्रूव होता है कि स्ट्रेट ट्रेवल करती है। फिर हमने कहा था कि इनके पास, कैथोड रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी उसी के पास हो सकती है जिसके पास मास हो। तो ये भी हमने पेडल व्हील से प्रूव किया था। कल एग्जांपल दिया था कॉटन और स्टोन का, वहां से हमें पता लग रहा था कि भाई कॉटन स्टोन जो है वो पेडल व्हील को घुमा देगा, हम उसको फेंक कर मारे तो वो इस वजह से क्योंकि उसके पास मास है। वरना इतनी ही वेलोसिटी से हमने कॉटन को फेंका, उतनी ही वेलोसिटी से स्टोन को फेंका है, कॉटन नहीं घुमा पा रही है क्योंकि कॉटन का मास नहीं है। मास नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो जब एनर्जी ही नहीं है तो पेडल व्हील को ट्रांसफर क्या करेगी, वो बहुत कम ट्रांसफर कर पाएगी। ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बताया था।
तो कि कैथोड रेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया जाए तो कैथोड रेस किसकी तरफ मुड़ेंगी, प्लस प्लेट की तरफ, माइनस प्लेट की तरफ, जिससे ये प्रूव होता है कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज्ड है और ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। उस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। और भी लिखा है कोई पॉइंट? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में किस पोल की तरफ मुड़ती है, नॉर्थ पोल की तरफ, है ना। ये 10th में फ्लेमिंग रूल होता है कुछ कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है तो किस डायरेक्शन में जाकर वो डेविएट होगा। तो वो रूल्स हमें नहीं पढ़ना, वो फिजिक्स वाला है, हमें तो बस इतना जानना है कि कैथोड रेस भी डेविएट हो जाती है, जिससे प्रूव होता है कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज है और पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दिखाया था कोई पॉइंट, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। कैथोड रेस कैथोड रेस कैथोड रेस themselves themselves cathode rays themselves are not visible. Cathode rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of with the help of certain kind of fluorescent certain kind of fluorescent material or phosphorescent material fluorescent material or phosphorescent material like ZNS zinc sulfide, like ZNS zinc sulfide, which glow when hit by them, which glow when hit by them मतलब ये इन ऐसे सब्सटेंस जो कि कैथोड रेस के स्ट्राइक करने पर या किसी भी रेस के स्ट्राइक करने पर ग्लो करते हैं, उनको बोला जाता है फ्लोरेसेंट एंड फास्फोरेसेंट मटेरियल। ये तभी ग्लो करेंगे जब कैथोड रेस इनसे आके टकराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा? 5th। पॉइंट नंबर 5th देखो, पॉइंट नंबर 5th। अभी हमने कौन सी गैस फिल की थी इसमें ट्यूब में? हाइड्रोजन। कोई और भी गैस फिल कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन भी फिल कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी फिल कर सकते हैं, हीलियम भी फिल, कोई सी भी गैस फिल कर सकते हैं। अभी हमने फिल की थी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकल गया
एक एटम बचा, और एटम भी कैसे बचा, H+1, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक है, मान लो कि हम ऑक्सीजन गैस लेते, तो तब क्या होता, ऑक्सीजन +1 बनता और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता। मान लो कि हम हीलियम गैस लेते, तब क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता, हीलियम+1 बनता, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता। तो ये जो तीन गैसेस लिखी है, ये तीनों गैस की नेचर अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन और एक क्या है, हीलियम। तो ये गैसेस कैसी हैं, डिफरेंट। ये गैसेस है हमारी डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस। लेकिन इनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है या वो सेम है, बताओ। कि भाई हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला जी, वो तो जी हल्का सा होगा, ऑक्सीजन से निकला जी हल्का हल्का थोड़ा सा भारी सा है, वो ऐसा होगा या सब सेम है। भैया इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं ना, चाहे कहीं से निकल के आए। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सेम। और इलेक्ट्रॉन ही जब लाइन बना के चलेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैथोड रेज का। तो फिर कैथोड रेज भी कैसी होंगी, सेम होंगी या अलग, सेम। सेम कैथोड रेज होंगी तीनों की तीनों, सेम कैथोड रेज। और कैथोड रेज सेम होगी तो तीनों की प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, सेम। तो प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, सेम। तो यहां से एक पॉइंट पता चला, एनसीईआरटी में वो पॉइंट लिखा है कि अगर डिफरेंट गैसेस हो लेकिन कैथोड रेज कैसी होंगी, सेम। मतलब कैथोड रेज इस पर डिपेंड नहीं करती है कि गैस कौन सी है, कोई सी भी गैस आप भर लो, कैथोड रेज हर बार वही मिलेंगी जो हर बार आपको मिलती है। हाइड्रोजन के केस में मिली है, हीलियम के केस में, ऑक्सीजन के केस, हर बार वही मिलने वाली है। एक बात तो यह है पॉइंट नंबर 5 में, कि नेचर ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैसेस, कि कैथोड रेज की नेचर गैसेस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी बात, हमने एक डायग्राम बनाया था डिस्चार्ज ट्यूब का, डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम बनाया था, तो उसमें दो इलेक्ट्रोड बनाए थे, एक बनाया था कैथोड, एक बनाया था एनोड। इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से जाके हमने कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, कैथोड रेज ऐसे चल रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर चलेंगे, वापस से फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, ये पूरी सर्किट पे घूमते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और वापस से आ जाएंगे, पूरे सर्किट पे घूमती रहेगी कैथोड रेज, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहेगी। तो पॉइंट नंबर 5 का ही दूसरा पार्ट ये है कि ये जो आपने मेटल इलेक्ट्रोड लिए ना, ये जो इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये वाला, ये और ये किसी भी मेटल क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर मैं यहाँ आयरन या कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर कोई फर्क पड़ेगा, सब में से इलेक्ट्रॉन वही होंगे, सब में से इलेक्ट्रॉन वही पास होके जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, किस भी मेटल का है फर्क नहीं पड़ता, किस भी मेटल का है हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कैथोड रेज इस बात पे भी डिपेंड नहीं करेंगी कि इलेक्ट्रोड किस मेटल के बने हैं, कॉपर के बने हैं, गोल्ड के बने हैं, सिल्वर के बने हैं, आयरन के बने हैं, किसी भी मेटल के आप बनाओ, सिर्फ मेटल होना चाहिए। मेटल क्यों, अगर हम यहाँ कोई प्लास्टिक का लगा दें इलेक्ट्रोड तो क्या दिक्कत है। भाई प्लास्टिक में फ्लो कहाँ होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, मेटल में, कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होता है, मेटल हमारे। ठीक है, इनर्ट तो होती है, हम जानते हैं इनर्ट होती है, लेकिन क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता। बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें से भी बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो किसी में से आ जाता है। इनर्ट गैस तो उनको, वो इनर्ट गैस है बिल्कुल है, जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अगर आप कंडीशन क्रिएट कर दो वो एक्सट्रीम कंडीशन, तब तो रिएक्शन ये भी कर जाएंगी और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, जनरली रिएक्शन ये नहीं करती। चलो नोट करो इसको, इसको नोट करो प्रॉपर, इसको भी ऐसी नोट कर लो, मैं इसका स्टेटमेंट लिखा दूंगा लेकिन नोट ऐसे कर लो इसको। हाँ बताओ, माइनस तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर। अच्छा ये बताओ, जब हम किसी को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, तो बाहर ही तो निकाला है।
फिर वही, जब हम हाई वोल्टेज लगा देंगे, हाई प्रेशर लो प्रेशर कर देंगे, जब बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे ना, तो जिसकी एबिलिटी नहीं भी होगी ना, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। और जिसकी तुम बात करें ना, वो पीरियोडिक टेबल में आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह करके, है ना, वो सर पढ़ाएंगे आप। वो अलग चीज, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, उसमें कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती, उसमें वो अपना आप ऐड होता है। यहां हम जबरदस्ती इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर हाई वोल्टेज तभी तो लगा रहे हैं। सॉलिड गैस जैसे कि, बताओ कोई, गैस भी कोई मेटल होती है क्या? तो फिर मेटल क्या होते हैं? बताओ कौन सी, कोई एग्जांपल बताओ ना, कि ये गैस, कि सर ये गैस है, बताओ इससे कंडक्ट होगी कि नहीं, कोई नाम लो किसी गैस का, गैस का नाम लो कोई। हाँ बना लो। चलो लिखो, इसका पॉइंट लिखो, इसमें स्टेटमेंट लिखो। इसमें ये तो कोई पूछ सकता था कि भाई हाइड्रो ऑक्सीजन में से जरूरी थोड़ी एक इलेक्ट्रॉन निकले, दो निकल जाए, तीन निकल जाए, चार, तो भैया हजार भी निकालो चलेंगे तो एक साथ मिलकर ही वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक निकले, दो निकले, चार निकले, हजार निकले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली सब लाइन बनाकर एनोड की तरफ ही चलना है, तो वो कितने भी निकल सकते हैं। यहाँ हमने एक निकाल के दिखाया है, समझाने का मतलब ये, इलेक्ट्रॉन कितने निकले उसका मतलब ये, इलेक्ट्रॉन की नेचर सेम ही रहेगी चाहे कहीं से निकल के आए, बस ये समझाना। तो लिखो इसका स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 5 का स्टेटमेंट लिख लो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज do not depend upon, do not depend upon the material of electrode, the material of electrodes, the materials of electrodes, and the nature of gas, and the nature of gas present in, present in cathode ray tube, present in कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, चलो अब आगे देखो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। एटम को हमने हाई वोल्टेज दिया तो उसमें से क्या बाहर निकल गया? इलेक्ट्रॉन। तो गैस के मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनते हैं, पूरी दुनिया का मैटर भी एटम से मिलकर बनता है। तो जब गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, तो हर एक चीज को अगर हम गैस में कन्वर्ट कर दें तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर ही आएगा। इसका मतलब दुनिया के हर एक एटम में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। ये कंक्लूजन आया पूरे एक्सपेरिमेंट का। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, पॉइंट मत बनाना, कंक्लूजन लिखना है। वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड that electrons are, we can conclude that electrons are basic constituents, basic constituents
ऑफ ऑल द एटम्स, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, ये हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी थॉमसन ने ही कराया था, बाय जे थॉमसन। ये वाला जो हेडिंग है इसके बारे में जो बताया था वो भी जे थॉमसन ने ही बताया था। डिस्कवरी भी जे थॉमसन ने की है और चार्ज और मास का रेशियो भी किसने बताया है। अच्छा, अगर मैं इस हेडिंग को ये लिखूं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज, तो सेम बात होगी या अलग बात होगी? कैथोड रेज किससे मिलकर बनी है? तो वो इलेक्ट्रॉन की जगह ये भी लिख सकता है कैथोड रेज, वो सेम ही बात है। कैथोड रेज तो नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, ये एक ही बात है। चाहे हम इलेक्ट्रॉन का निकालें चार्ज मास रेशियो, चाहे कैथोड रेज का निकालें चार्ज मास रेशियो, वो सेम ही तो होते हैं। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही तो बनती है। तो चलो इसमें देखते हैं अब ये कैसे किया गया है एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैथोड रे ट्यूब हमने ली थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, वही उसको लेना है यहाँ पे, उसी को लेंगे हम यहाँ पर। एक ली थी हमने कैथोड बैटरी, एनोड, एनोड लेंगे कुछ इस टाइप का, उसमें एक होल होना चाहिए ताकि कैथोड इससे पास होकर चली जाए आगे। क्यों, वो अभी देखते हैं हम। हाई वोल्टेज की बैटरी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इतना जो डायग्राम है वो तो पुराने वाला ही है जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने बनाया था। अब हम क्या करेंगे आगे, इसको और एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने की हुई है यहाँ पे कोटिंग, जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ताकि हमें पता चल जाए कि कैथोड रेस यहां पर आके टकराई है। तो अगर अभी हम स्विच को ऑन करें, हाइड्रोजन गैस यहां पे फिल की हुई है, तो यहां से कैथोड रेस निकलेंगी और ऐसे जाएंगी बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे जाएंगी। एक कंडीशन तो ये है, मैं इसको बना देता हूं पॉइंट ए। फिर हम क्या करें कि अब यहां पर क्या करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, प्लस प्लेट ऊपर की तरफ, माइनस प्लेट नीचे की तरफ। अब बताओ कैथोड रेज सीधी जाएंगी, ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी? कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है, अब कैथोड रेज सीधी नहीं जाएंगी, अब कैथोड रेज जाएंगी ऊपर की तरफ। मान लो यहाँ पे हिट करेंगी, इसको बना लेते हैं पॉइंट बी। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आके हिट कर दिया इसने? जैसी जाके टकराएगी लाइट हीट होगी कोटिंग की वजह से। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें, अब सब हटा दिया, अब हमने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से लगाया कि नॉर्थ पोल नीचे की तरफ रखा है, साउथ पोल उस साइड रखा है। तो बताओ किसकी तरफ? ये नॉर्थ पोल। आप कहाँ जाएंगी? नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसको बना दिया हमने पॉइंट सी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ले जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ ले जा रहा है। ये दोनों फील्ड कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं कि मान लो ये मैग्नेट लगी हुई है, तो कैथोड रे, ये नॉर्थ पोल है, कैथोड रेस ऐसे जा रही है नॉर्थ पोल की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लगा देंगे ताकि कैथोड रेस प्लस की तरफ ऐसे जाए। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एक साइड ले जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी साइड ले जा रहा है। तो सोचो अगर मैं दोनों को एक साथ लगाऊं, अब मुझे दोनों एक साथ लगाने हैं, पहले तो बारी बारी से लगाई ये जानने के लिए कि कहां डिफ्लेक्शन हो रहा है, अब दोनों को एक साथ लगाया, एक इस साइड ले जा रहा है, एक इस साइड ले जा रहा है, और दोनों को इस तरीके से एडजस्ट करूं कि दोनों बराबर हो, तब कैथोड रेस कहां पे टकराएंगी? बिल्कुल सी पे टकराएंगी।
दोनों बराबर हो, जितना डिफ्लेक्शन ये करेगा उतना डिफ्लेक्शन ये, तब कैथोड रेज सीधी जाएंगी या अभी भी डिफ्लेक्ट होंगी? सीधी जाएंगी। अब सीधी जाएंगी कब? जब जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से लगाया गया है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफ एम, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब भी कैथोड सीधा जाके टकराएंगे। ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? इसको फाइंड करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, और मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो क्या लिख दूं? एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्यू को लिखते हैं ई, और एम ई तो हमने ऐसे रहने दिया। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको ई से लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें ई अपॉन एम निकालना है, इसलिए कर रहे हैं हम यहां। तो हमने क्या कंडीशन क्रिएट की? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स चल रहा है उसका फॉर्मूला रखूंगा, पूरा डेरिवेशन करूंगा। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां भी डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है ना, इसमें से पूछा जाएगा। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे कि इन दोनों के फॉर्मूले रखने पर E अपॉन एम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, वैल्यू याद रखनी है 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलाम पर केजी, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का, कैथोड रेज का, आपको चार्ज मास रेशियो का मैग्नीट्यूड याद रखना है 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलाम पर केजी। ये फाइंड किया था जे थॉमसन ने, डिस्कवरी भी जे थॉमसन और रेशियो भी जे थॉमसन, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाएंगे, सारा कुछ लिखेंगे और 3 पॉइंट में इसमें डिक्टेट करूंगा। बनाओ। नोट करो भाई। हो गए? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चार्ज इसी को बोलते हैं, ई अपॉन एम को, है। कैलकुलेशन कहां से हुई? ये वैल्यू कैसे आई? देखो मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है कि कहां से आया,
देखो इसमें क्या रखेंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के से जो फोर्स लगता है उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड से लगता है उसका भी फॉर्मूला होता है। उन दोनों फॉर्मूले को जब हम रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सारी चीज वैल्यू फिल करेंगे, तब जाके ये आएगा हमारा। हमें डायरेक्ट याद रखना, डेरिवेशन नहीं करना हमें, वो नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है ना। हमें तो सिलेबस की चीजें पढ़नी है, तो सिलेबस से बाहर वाली चीजें तो बहुत दुनिया भर की है, वो पढ़ लो, लेकिन फिर उससे वो नहीं हो पाएगा ना। और जो हमारा मेन एम है, रैंक नहीं आ पाएगी। जब सिलेक्शन हो जाएगा फिर पढ़ना, फिर कोई नहीं पढ़ता। हर नहीं तो अभी तो बताया, ऑक्सीजन गैस हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 3 निकाल दे, 4 निकाल दे, वो तो हजार भी निकलेंगे, उनको तो कैथोड एनोड की तरफ ही चलना है। और कैथोड, एक इलेक्ट्रॉन का निकाला हमने, एक का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, वो तो सिंगल के लिए सबका सेम ही आएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो निकाला गया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो वो तो यही आएगा चाहे कितने भी ले लो आप गैस। 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसमें पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखने, जो हमने समझा उसी को लिखना है बस। लिखो, डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स, डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स, डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन, डेविएशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट, यहां पार्टिकल हमने कौन सा लिया है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा पार्टिकल ले लिया जाए जिस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज से ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा या कम डिफ्लेक्शन होगा, ई पॉइंट लिखना। ग्रेटर इज द नेगेटिव चार्ज, greater is the negative charge on particle, greater is the negative charge on particle, greater is the deflection, greater is the deflection, greater is the negative charge, greater is the deflection, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब मास की बात करें, हल्का पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा या हैवी पार्टिकल, तो लिखो लाइटर इज द पार्टिकल, सेकंड पॉइंट, लाइटर इज द पार्टिकल, लाइटर वो नहीं जलाने वाला नहीं, ये उस वेट की वजह से लिखा, वेट वाला लिखवा रहे हैं, हल्का, लाइटर इज द पार्टिकल, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन, लाइटर इज द पार्टिकल, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैंने यहां पर जो है 100 वोल्ट का लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर बढ़ा दूं, 1000 वोल्ट का लगा दूं, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा कम, पहले छोटी सी मैग्नेट ली, फिर बहुत पावरफुल मैग्नेट ले ली, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा कम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की पावर स्ट्रेंथ जितना बढ़ाते जाएंगे, डिफ्लेक्शन उतना बढ़ता जाएगा। तो लिखो ग्रेटर इज द, greater is the strength of, greater is the strength of electric field or magnetic field, greater is the strength of electric field or magnetic field, greater is the deflection, greater is the deflection, उतना ही डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है ये आपके सामने, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये हेडिंग कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, या फिर इस हेडिंग का दूसरा नाम ब्रैकेट में नीचे लिखना, मिलिकन, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, थोड़ा हिस्ट्री की तरह पढ़ना है मैं अभी आगे चल के, कि पहले ये इसकी खोज हुई, फिर इसकी खोज हुई, फिर इसकी खोज हुई। तो ये चल रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो आया। अब इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड किया जा रहा है, चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। अब ई का मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली, ये तो कंफर्म है नेगेटिवली चार्ज, लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज कितना है अब ये फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड कितना है कूलाम में, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि वैल्यू कितनी है चार्ज की। तो उसके लिए देखो ये एक्सपेरिमेंट है, इसका डायग्राम बना हुआ है। मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवरी जेजे थॉमसन, रेशियो जेजे थॉमसन, चार्ज मिलिकन। अब चार्ज चेंज हो गया, चार्ज को डिस्कवर किसने किया है, मिलिकन। तो ये एक डायग्राम है हमारा। तो डायग्राम किस तरीके का है, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है, तो मैं बताता हूं, बहुत सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे। एक कंटेनर है हमारे पास, ये कंटेनर है, इसमें लगी हुई है दो प्लेट, एक लगी हुई है प्लस प्लेट और एक नीचे की तरफ लगी हुई है माइनस प्लेट। जो प्लस प्लेट है उसमें एक होल है मिडिल में बिल्कुल, ठीक है, और इन प्लस और माइनस प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे जितना भी वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फिर यहां पे लगा रखा है एटमाइजर, ये रहा, और एटमाइजर के नीचे है ऑयल, यहां ऑयल भर के रख रखा है हमने। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो आता है आइसक्रीम वाला जो बजाता है, बिल्कुल ऐसी आइसक्रीम वाला आता है ना, वो बजाता है, एक हॉर्न से ले रखता है, बिल्कुल वही है। कंप्रेस करोगे ना, यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, तो छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉप निकलेंगी, बहुत छोटी छोटी, यहां से ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉप्स निकलेंगी। कितनी छोटी, बहुत ही एटम के साइज की, यहां से। अब ये ऑयल ड्रॉप, क्योंकि बीच में होल है एनोड की, ये एनोड है ये कैथोड है, तो ये नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, ठीक है। साइड में हमने क्या रखा हुआ है, एक यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, एक्सरे सोर्स, एक्सरे सोर्स। एक्सरे जानते हैं, एक्सरे, एक्सरे करवाते हैं ना, एक्सरे, तो एक्सरे जो रेज करती है उनको बोलते हैं एक्स रेज, बहुत ही पावरफुल होती है एक्स रेज, बॉडी में से आर पार निकल जाती है ना, और हमें ये पता चल जाता है कि कहां पर फ्रैक्चर हुआ है, बॉडी में से आर पार निकल जाती है। और एक्सरेज हार्मफुल होती है हमारे लिए भी, तो ज्यादा एक्सरेज अगर आप डेली डेली एक्सरेज कराने लगे तो बॉडी में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी कोई चीज हमारी बॉडी में से आर पार निकल गई तो बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ निकल के बाहर, गड़बड़ करके बाहर आई होगी ना, कितनी पावरफुल होगी, आर पार निकल गई तो कुछ सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी बॉडी की। तो एक्सरेज ज्यादा नहीं कराया जाता है, और ठीक है, टाइम देकर कराते हैं एक्सरेज, महीना 2 महीना, तो बहुत पावरफुल होती है, बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है। तो यहां से भेजेंगे हम एक्सरेज को, भेजेंगे एक्सरेज को, भेजेंगे यहां से। एक्सरेज क्या करेंगी, कंटेनर के अंदर जो एयर प्रेजेंट होगी, एयर, एयर में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया था हाइड्रोजन गैस से, उसी तरीके से एक्सरेज क्या करेंगी, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगी, आयोनाइज्ड कर देंगी उसको, एयर को क्या कर देंगी, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने लगेंगे, इधर उधर घूमने लगेंगे, ये सरफेस ढूंढेंगे, एक सरफेस ढूंढेंगे ताकि वहां पर जाके स्टिक हो जाए। तो उन्हें दिखेगी ऑयल की ड्रॉपलेट, ये रही ऑयल की ड्रॉपलेट छोटी छोटी। तो हम एक ऑयल की ड्रॉपलेट बना लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके, है ना, छोटी बनाएंगे तो फिर दिख नहीं पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस ऑयल ड्रॉपलेट पर जाके चिपक जाएंगे। अब कितने स्टिक होंगे, 1 2 3 4 5, वो कितने भी हो सकते हैं, हम नहीं कह सकते कितने, है ना, ऑयल ड्रॉपलेट पे जाके ये चिपक जाएंगे। कितने होंगे हमें नहीं पता, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तुरंत क्या कर देंगे हम, स्विच ऑन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, ये ऑयल ड्रॉपलेट ग्रेविटी की वजह से कहां जा रही होगी, नीचे या ऊपर, नीचे। ग्रेविटी की वजह से ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की जाएगी, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी से जो फोर्स लगता है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ओपन कर दिया, प्लस प्लेट ऊपर है, माइनस प्लेट नीचे है, ऑयल ड्रॉपलेट के चारों तरफ कौन सा चार्ज इकट्ठा हो चुका है, नेगेटिव। तो बताओ अट्रैक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन फिर से वही, दोनों को इस तरीके से बैलेंस करेंगे ताकि ऑयल ड्रॉपलेट एक जगह रुक जाए। तो मैं एक जगह ऑयल ड्रॉपलेट को रोक सकता हूं, कैसे, जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जब दोनों इस तरीके एडजस्ट करेंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब दोनों के फॉर्मूले को पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ग्रेविटी का। अगेन डेरिवेशन हमें नहीं करना है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज की मैग्नीट्यूड निकल का आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बताओ ये प्लस में होगा माइनस में होगा, माइनस। अंडरस्टूड सी बात है, माइनस तो पहले ही हम जान चुके थे इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना था। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट पे है, अगर मैं पूछूं बताओ इस पे कितना चार्ज है ऑयल ड्रॉपलेट पे, तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो। हम मान लें कि एन इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसकी वैल्यू है ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 ई, दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 2, तीन पे 3 ई, फोर पे 4 ई, तो एन पे कितना होगा, एन ई। तो अगर पूछा जाए ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कितना है, तो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ई। ई की वैल्यू रख देंगे एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Q क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट पर टोटल चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। क्या पूछेगा कि एक ऑयल ड्रॉपलेट है, उस पर इतना चार्ज है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए। ई की वैल्यू हमें पता होगी, क्यू की वैल्यू न्यूमेरिकल में मेंशन होगी, आपको एन निकालना होगा। करो इसको नोट कंप्लीट। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना है और ये लिखना है। किसके, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन तो हवा में यूं घूमते रहेंगे, वो ऑयल ड्रॉपलेट पे भी जाके चिपकेंगे, प्लेट पे भी जाके चिपकेंगे, कंटेनर की सरफेस पे भी, जहां उन्हें जगह मिल जाएगी वहां चिपकेंगे। हम स्टडी ऑयल ड्रॉपलेट पर करेंगे, बाकी जगह में कोई लेना देना नहीं। वो कितने हमें नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं, तभी तो एन लिखा है। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सब ये डायग्राम बनेगा। डायग्राम ये बना लेना, मैं सिंपल सा बना दिया, ये तो एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये वाला बना लो, सिंपल सा बना दिया मैंने स्केच, दोनों सेम ही है, अलग थोड़ी है। बना लिया।
ओके। हटा दो उसको। हाँ जी, हटा दूं। देखो ये एक्सपेरिमेंट मिलीकंस वाला, मिलीकंस ऑयल ड्रॉप पैक, आर ए मिलीकन, है ना। इनका फोटो भी देख लो, है ना। देखो ये एक्सपेरिमेंट है, कंटेनर रखा हुआ है, वहां से ऊपर से ऑयल ड्रॉपलेट आ रही है, ठीक है। ये एक्सरेज है, आयोनाइज कर रहा है, ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ जा रही है। अभी क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन नहीं किया हुआ है तो सारी ड्रॉपलेट नीचे गिरती रहेंगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे तब बैलेंस हो जाएगा, है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू इतना होता है। ये ड्रॉप वो है एटमाइजर, है ना। इसको पुश करेंगे ऑयल ड्रॉपलेट बाहर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आ रही ऑयल ड्रॉपलेट्स, आयोनाइज्ड होगी एयर, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऑयल ड्रॉपलेट के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना। एक फोर्स और लगता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ड्रैग फोर्स, है ना। देखो इसमें एक फोर्स की बात और की गई है, ड्रैग फोर्स, लेकिन वो कैलकुलेशन में उसका कोई रोल नहीं होगा। ये देखो, ये ड्रैग फोर्स क्या होता है भाई, जब हम बाइक पे चलते हैं तो एक फोर्स लगता है पीछे की तरफ आगे की तरफ। जब हम बाइक पे जा रहे हैं तो एक फोर्स हमारे पीछे की तरफ लगेगा या आगे की तरफ लगेगा, कौन लगाएगा, एयर, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। तो जब भी आप किसी मीडियम में चलेंगे तो एक ड्रैग फोर्स लगेगा। तो जब ऑयल ड्रॉपलेट, अच्छा जब स्कूटी आप रोक देते तब भी लगता है वो, बाइक स्कूटी आपने रोक दी लगेगा क्या, और जब चल रहे हैं तो फोर्स लगेगा पीछे की साइड, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से ऑयल ड्रॉपलेट जब नीचे की तरफ गिरेगी तो उस पर ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जहां वो मोशन कर रही है उसके ऑपोजिट। लेकिन जब ऑयल ड्रॉपलेट रुक जाएगी तब वो लगेगा क्या, तब सिर्फ दो ही फोर्स दिखेंगे, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी। इसलिए कैलकुलेशन में किन दो फोर्स का रोल होगा, सिर्फ इन दोनों का, ड्रैग फोर्स नहीं आएगा। तो ड्रैग फोर्स तब तक तो लगेगा जब तक ऑयल ड्रॉपलेट चलेगी, लेकिन जब एक जगह रुक जाएगी, कैलकुलेशन तो हम तभी कर रहे हैं जब रुकी हुई है, और रुकी हुई है तो जब हम रुके होते हैं ड्रैग फोर्स जीरो होता है, जब चलते हैं ड्रैग फोर्स तब लगता है। सिंपल एग्जांपल, स्कूटी बाइक का एग्जांपल देख लो, जब जब आप चलते हैं तब तक ड्रैग फोर्स पीछे की साइड लगता है, जब जब आप रुक जाते हैं तो ड्रैग फोर्स खत्म हो जाता है। तो सिर्फ नाम लिया है इसका, बाकी कैलकुलेशन में कोई काम नहीं, कैलकुलेशन में यही दोनों काम है। और कैलकुलेशन भी हमें नहीं पढ़नी, हमें फाइनल रिजल्ट ही पढ़ने। हाँ जी। ऑयल के थोड़ी, एयर के। हाँ ऑयल के नहीं है, ऑयल के ऊपर आगे चिपके हैं वो। हाँ जी देखो, यहाँ देखो, है ना। ये हम एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे भी तो, है ना। तो एक्स रेज जा रही है, ठीक है। एक ऑयल ड्रॉपलेट दिखाई गई, ठीक है। देखो ये इस पे चिपक गए इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट ड्रॉप्स,
वो गैस, वो एयर के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था जो दिखाया था अभी। ये चार्ज हो गया हमारा, है ना। ये देखो, ये चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन था हमारा, और ये ऑयल ड्रॉपलेट पे स्टिक हुआ जाके ये हो गया हमारा चार्ज। ठीक। अब देखो इसमें लिख रहा है मल्टीप्लाई बाई ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार पांच छह एन कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, किसी एक ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, बस तो यही है हमारा। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट कहां पे रुक जाएगी जाके, जहां पर दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। अच्छा, फिर एक चीज और, इसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, चार्ज रेशियो भी आ गया और चार्ज भी निकल गया, इसके बाद जो आया है, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है नंबर, अच्छा पहले ये देख लो न्यूमेरिकल, ये देखो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा। ए सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड। बताओ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम। एन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या यहां से एन की वैल्यू बता देंगे आप, बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। है जी, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या, बताओ जी। ये आ रहा है क्या आंसर, ये आ रहा है, ये अलग है, ये है ना। अब एक स्टूडेंट कल ये पूछ रहा था, मैंने उस क्लास में पढ़ाया था कि सर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में आ गए, काउंटिंग फ्रैक्शन में कैसे आ सकती है, ये फ्रैक्शन है। वो ये स्टूडेंट ने पूछा सर ये 1.5 आ गए, डेढ़ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होता है, ये कितने हैं भैया, 10 की पावर 3 लगा हुआ है आगे, तो कितने हैं ये, 1500 है, ये कहाँ है फ्रैक्शन। ठीक है ना, चलो सॉल्व कर दें कैलकुलेशन, 1.55 आगे तक भी कर सकते हैं, ये भी करेंगे तो ठीक होगा, 1.2 डिजिट तक कर दे चाहे आप, है ना, तो फिर ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। अब मैं कैलकुलेशन में क्या बताऊं, मैं डिवाइड करना सिखाऊं, बताओ, सिखाऊं डिवाइड करना, 25/16, 10⁻³ इसको डिवाइड करो, 16 वन जा 16, 9 तो 5, 1.5 ही तो आएगा, 1.55 थोड़ी आएगा, चलो इतने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर डालेंगे सिर्फ, क्वेश्चन आपकी बुक में होगा 2.39, बताओ आंसर, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है, न्यूमेरिकल आपकी बुक में होगा। आपको ये कहे यहां माइनस में दिया हुआ है, तो ई की वैल्यू भी किस में रख देंगे, माइनस में, वहां माइनस नहीं था तो वहां ई की वैल्यू क्या रखी हमने, सिर्फ मैग्नीट्यूड, जहां मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड रखेंगे, जहां माइनस में माइनस के साथ रखेंगे, माइनस का कोई रोल नहीं होगा, वो कट जाएगा। एन की वैल्यू निकालो कितना है,
कितना आ रहा है? नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 8, क्योंकि काउंटिंग तो इंटीजर में होगी ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। वापस से वही फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एन ई, क्योंकि चार्ज माइनस में दिया है तो E की वैल्यू भी माइनस के साथ आप रख देना, वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। n इंटू चार्ज रख देना -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, माइनस से माइनस कैंसिल, n आ जाएगा 1.282 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? 8। हमें इंटीजर में आंसर देना ना, 8 आंसर आ जाए। देखो 8 आ रहा है क्या? 8 आ रहा है ना। माइनस नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा माइनस। कैलकुलेशन गलत है आपकी। इस चैप्टर में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होगा, ध्यान रखना। अभी तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है और बढ़ेंगी आगे, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 8, अब मुझे काउंटिंग कभी 8 पॉइंट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8.1, बस तो 8.01 आएगा, जो नियरेस्ट इंटीजर में 8 लिखा जाए। हाँ जी, ये बताओ भाई, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? क्या 2.1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2.1 आंसर आता है तो उसको क्या लिखेंगे? 2। जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो लिख देंगे। जेई मेन में तो वैसे भी नियरेस्ट इंटीजर पूछता है, जी एडवांस में भी नियरेस्ट इंटीजर पूछता है, तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा जाएगा। हटा दो इसको। चलो, तो अब आप लिखें नेक्स्ट हेडिंग, लिखें कैलकुलेशन ऑफ, टाइम भी हो गया है, चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME। इलेक्ट्रॉन को मैं शॉर्ट में E माइनस लिखूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन है ना। बस देख लो, बहुत ही छोटी हेडिंग है। देखो हमें इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। अब हमारे पास क्या क्या है? एक तो रेशियो है और एक चार्ज है। क्या इन दोनों की हेल्प से निकाल सकता हूं? चार्ज को ऊपर रखूं और रेशियो को नीचे रखूं, क्या ये इलेक्ट्रॉन का मास होगा कि नहीं होगा? E से E कैंसिल हो जाएगा, ME ऊपर। अब इनकी वैल्यू रखो। E की वैल्यू कितनी थी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। रेशियो की वैल्यू कितनी थी? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, और ये कूलम। दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर केजी में आएगा, और आंसर केजी में कितना आता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद रखना है, ध्यान रखना। बस ये इतना ही था इस हेडिंग में। अब यहीं से हम आगे करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो।